Hello students, how are you? Welcome to my YouTube channel Chemistry with Engineer अरविंद ठाकुर। आज मैं जो वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो भी डीएनए ब्लॉक का है। इसके पहला वीडियो भी डीएनए ब्लॉक का ही था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट किस तरह से वैरी करता है और उसका एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन मीन्स इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका हम लोग स्टडी करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दोनों सेम फैक्टर पर डिपेंड करता है। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है? जैसे आपका कोई मेटल है, मेटल क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। अब 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को 1 मोल गैसियस एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। यह मान लो अगर x किलोजूल है तो यह हुआ एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन या इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन मींस 1 मोल सब्सटेंस को उसके गैसियस एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। मींस एटम बनाने में जो एनर्जी खर्च होता है उसी को हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। तो क्लियर सी बात है कि हमारे मेटल के जो क्रिस्टल हैं उसके अंदर मेटल एटम्स के बीच में जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उनको ब्रेक करके उनको गैसियस एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने में एनर्जी का रिक्वायरमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन टोटली डिपेंड्स अपॉन इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स, इंटर एटॉमिक फोर्स इन मेटालिक क्रिस्टल। उसी तरीक़ा से मेल्टिंग पॉइंट में भी है। मेल्टिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई मेटल मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो मेटल को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट चाहिए। अब जिस मेटल का इंटर एटॉमिक बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स मेल्टिंग पॉइंट हो या एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन हो, दोनों बोथ डिपेंड्स अपॉन इंटर एटॉमिक फोर्स। अब यहाँ पे मैं ग्राफिकली आपको दिखा रहा हूँ। ये ग्राफ एनसीईआरटी ग्राफ है, तो ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ पे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में तो पूछता ही है, जेईई मेन और नीट में एकदम रेगुलरली पूछता है। लास्ट ईयर ही पूछा था। अभी से मैं मेल्टिंग पॉइंट लिखा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट ऑब्लिक 10⁻³ K लिखा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? मेल्टिंग पॉइंट और ऑब्लिक 10⁻³ K, इसका मतलब यह हुआ कि जो भी यहाँ पे मैं दिया हूँ जिसे 1 लिखा हूँ इसका मतलब हुआ कि 1000 K है, यह केल्विन है। 2 यहाँ पे है मीन्स 2000 केल्विन है। 3 यहाँ पे मीन्स 3000 केल्विन है। 4 है यहाँ पे मीन्स 4000 केल्विन है। MP लिख करके ऑब्लिक जो लिखा जाता है इसका मतलब होता है कि जो डेटा है वो इसी के टर्म्स में है। 1 मीन्स 1000, 2 मीन्स 2000, 3 मीन्स 3000, 4 मीन्स 4000 केल्विन, राइट। इस एक्सिस में एटॉमिक नंबर लिखा हूँ। सबसे पहले 3D सीरीज का हम लोग देखते हैं ग्राफ। 3D सीरीज का देखते हैं ग्राफ। 3D सीरीज में आप देख रहे हो जैसे जैसे आप स्कैंडियम से क्रोमियम के पास जा रहे हो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों? तो स्कैंडियम से क्रोमियम के पास जब हम लोग जाते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होता है, इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। स्कैंडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 3d1 4s2। स्कैंडियम हैज ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम हैज 3d2 4s2 means it has 2 unpaired electrons. Vanadium has 3 unpaired electrons. Chromium has 6 unpaired electrons. क्रोमियम के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए क्रोमियम का देख लो मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है हमारे एटम के पास, वैसे वैसे इंटर एटॉमिक बॉन्ड स्ट्रांग होता जाता है,
क्योंकि क्रिस्टल के फॉर्म में जब एटम्स एक दूसरे के करीब रहता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, जिसको हम लोग इंटर एटॉमिक बॉन्ड बोलते हैं। यह बॉन्ड कोवेलेंट नेचर का होता है, इसलिए जितना इंटर एटॉमिक बॉन्ड होगा उतना ही हमारा मेटल का क्रिस्टल स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ रहा है, क्रोमियम का हाईएस्ट हो गया बिकॉज क्रोमियम हैज हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फिर आप आयरन से देखो, आयरन से निकेल की तरफ जा रहे हो, डिक्रीज हो रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि आयरन से जब आप आगे बढ़ रहे हो, आयरन के पास 3d6 4s2 मीन्स आयरन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। कोबाल्ट का 3d7 4s2, कोबाल्ट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाता है 3। निकेल 3d8 4s2। ये सब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स तो फुलफिल्ड रहेंगे, क्योंकि इनर ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होता है, और कंप्लीटली फिल्ड होने का मीनिंग हुआ देयर इज नो चांस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे निकेल के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। कॉपर का 3d10 4s1 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिंक का 3d10 4s2 एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जैसे जैसे हम लोग आयरन से निकेल की तरफ बढ़ रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, बट निकेल से शार्पली डिक्रीज होता है कॉपर का, उससे भी कॉपर से भी कम हो जाता है जिंक का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जैसे जैसे डिक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी वैसे वैसे डिक्रीज होगा। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, क्योंकि जिंक के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। तो यह हमारा हुआ 3D सीरीज का। इसमें एक बात मैं बताना चाहूँगा, इंटरेस्टिंगली मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली लो हो जाता है, जबकि क्रोमियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 3d5 4s1 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है। तो मैंगनीज के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d5 4s2। मैंगनीज, अच्छा इसको मैंगनीज बोलते हैं लेकिन लिखते हैं मैंगनीज, मैंगनीज। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 5 है। आयरन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 3d6 4s2, आयरन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 है। क्रोमियम का 6 है, मैंगनीज का 5 है। इसका मीनिंग हुआ कि मैंगनीज का जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए क्रोमियम से थोड़ा सा कम होना चाहिए। आयरन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आयरन से तो श्योर ज़्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। एक्सेप्शनली मैंगनीज हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। आप इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेप्शनली मैंगनीज हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मैंगनीज के पास कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है 3d5 4s2 वो स्टेबल होता है। मैंगनीज का d सबसेल भी हाफ फिल्ड है जो मोर स्टेबल है, और 4s सबसेल फुल फिल्ड है, मोर स्टेबल है। इसलिए मैंगनीज को ऐसा लगता है कि उसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और जब किसी के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो वह नहीं चाहता है कि अपने इलेक्ट्रॉन से दूसरे का इन्वॉल्वमेंट हो। मीन्स मैंगनीज के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से मैंगनीज दूसरे मैंगनीज एटम्स के साथ इंटर एटॉमिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, या फॉर्म करने का टेंडेंसी बहुत कम रखता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली लो हो जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला है। व्हाई मैंगनीज हैज एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट? तो इसका आंसर होगा मैंगनीज हैज एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब हम लोग 3D सीरीज देख लिए, अब 4D सीरीज को चेक करने जा रहे हैं। तो ये तो क्लियर है कि 3D सीरीज से मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा 4D सीरीज का होगा, क्योंकि किसी भी ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि साइज बढ़ता है।
एटम का साइज बढ़ने की वजह से फिर उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो 3D सीरीज से डेफिनेटली ज़्यादा होगा 4D सीरीज के मेटल्स का आपका मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि 3D के जस्ट नीचे रहता है 4D। अब यहाँ पे देखो 4D सीरीज भी मीन्स 4D सीरीज के जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो भी सेम ट्रेंड को फॉलो करते हैं। जिरकोनियम से ज़्यादा निबोमियम का होगा, उससे ज़्यादा मॉलिब्डेनम का होगा। यहाँ पे टिटेनियम का कम हो जाता है, जिस तरीक़ा से मैग्नीज कम होता है, टिटेनियम के साथ भी एक्सेप्शनली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से डिक्रीज हो जाता है और फिर आगे बढ़ने पे डिक्रीज होता है। मीन्स हमारे 3D सीरीज में जो रीजन बताया हूँ सेम रीजन 4D सीरीज में आता है, और 4D सीरीज के भी एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर के साथ बढ़ता है और फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर घटने के साथ घटता है और वो सेम ट्रेंड फॉलो करता है। अब आप 5D सीरीज को देखो तो 5D सीरीज में भी सेम कहानी, हाफनियम ज़्यादा टाइटेनियम होगा, उसके बाद उससे ज़्यादा टंगस्टन होगा, फिर रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम और बहुत कम हो जाता है आपका गोल्ड का आकर के। तो आप देख लो 3D हो, 4D हो, 5D हो, इस सीरीज के जितने भी सेकेंड लास्ट मेंबर्स हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, सबका आसपास मेल्टिंग पॉइंट होता है। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड ये तीनों का मेल्टिंग पॉइंट लगभग आसपास होता है। हमारे मतलब कॉपर पे, सिल्वर पे, गोल्ड का इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग कंपेरेबल रहता है। यहाँ पे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन के पास होता है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है और ये होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं कहीं पे 3410 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा रहता है, बट ज़्यादा कॉमन है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीक़ा से मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हुआ। मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड 5D सीरीज भी सेम ऑर्डर फॉलो करता है। जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, और फिर जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर घटता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। तो यह ट्रेंड है मेल्टिंग पॉइंट का। जो ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट का है वही ट्रेंड हमारे एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन का है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का है, क्योंकि दोनों ही डिपेंड करता है इंटर एटॉमिक फोर्स पे। ओके, अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ आपको एटॉमिक रेडियस, मीन्स 3D सीरीज के मेटल्स का एटॉमिक रेडियस किस तरह से वेरी करता है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब पढ़ते हैं हम लोग वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस में वेरिएशन देखो जी, जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं पीटी में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में, मींस एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट आप जाओगे, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट आप जाते हो तो साइज डिक्रीज होता है, रेडियस डिक्रीजेस, रेडियस डिक्रीजेज। रीजन क्या है? रीजन है न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे रेडियस डिक्रीज होता है, क्योंकि सबका आउटर मोस्ट सेल सेम रहता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते रहता है, मीन्स एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। यह पीटी का ट्रेंड है, लेकिन यह ट्रेंड हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एप्लीकेबल नहीं है। यहां पे क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में दो फैक्टर काम करता है, 2 फैक्टर्स काम करता है एटॉमिक रेडियस को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे 2 फैक्टर्स है जो एटॉमिक रेडियस को कंट्रोल करता है। वो कौन कौन फैक्टर है देखो। पहला फैक्टर तो यहाँ भी है, न्यूक्लियर चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z। फर्स्ट फैक्टर तो यहाँ भी है Z, जिसको न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ भी है। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या चाहता है? तो न्यूक्लियर चार्ज चाहता है साइज को डिक्रीज करना। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा साइज डिक्रीज होगा, इसलिए जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो साइज डिक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज चाहता है साइज डिक्रीज हो, लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर ऑपरेट होता है, और वह फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स।
इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स, ये भी ऑपरेट होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स जितना ज़्यादा होगा, चाहेगा आइटम्स की हो उसके बीच का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज हो। और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स मीन्स इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज करने का एक ही तरीका है कि उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्सन F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। तो Q1 Q2 तो आप चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही, उनके बीच के डिस्टेंस को आप इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फिर फोर्स उनके बीच का रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स भी रहता है। मीन्स दोनों फैक्टर काम करता है। पहला फैक्टर का टेंडेंसी है साइज को डिक्रीज करना, एंड सेकंड फैक्टर का टेंडेंसी है मीन्स इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स का टेंडेंसी है साइज को इंक्रीज करना, एक्सपैंड करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जितना डिस्टेंट रहेगा उनके बीच का रिपल्सिव फोर्स कम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डिस्टेंट हो गया मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो अगर क्या हो गया आपका, डाइवर्सिफाइड हो गया और ज़्यादा डिफ्यूज हो गया, स्प्रेड हो गया, तो एटम का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स चाहता है कि एटम का साइज इंक्रीज हो। साइज जितना इंक्रीज होगा उनके इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सिव फोर्स कम होगा। और न्यूक्लियर चार्ज चाहता है कि साइज डिक्रीज हो, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होगा वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे उतना ही स्ट्रॉन्ग पुलिंग फोर्स एक्ट करेगा। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस की तरफ उतना ही शिफ्ट होगा और साइज डिक्रीज होगा। तो आप देख रहे हो दो फैक्टर वर्क करता है हमारे यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर शो करता है। तो दोनों मिलकर डिसाइड करेगा कि हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज एटॉमिक नंबर के साथ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो चलिए इसको दिखाने के लिए मैं यह ग्राफ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ग्राफ एनसीईआरटी का और बहुत पॉपुलर है। यह 3D सीरीज का है, इसके बाद वाला 4D सीरीज का है, इसके बाद 5D सीरीज का है। तो 3D सीरीज का पहले ग्राफ देखते हैं। आप स्कैंडियम से टिटेनियम के पास जा रहे हो, साइज शार्पली डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब होता क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज तो कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। आप स्कैंडियम से जिंक के पास आइएगा, एक एक करके एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, मीन्स सिस्टम कीप्स इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। बट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग कब होना शुरू होता है? तो जब तक डी ऑर्बिटल में जब तक पेयरिंग शुरू नहीं होता है तब तक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग नहीं होता है। तो इनिशियली जब स्कैंडियम से हम लोग मैग्नीज तक आते हैं, साइज शार्पली डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक डी में इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग शुरू नहीं होता है। यहाँ पे डी में 1 रहता है और मैग्नीज में डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। इसलिए डी ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन अगर पेयरिंग नहीं हुआ है, मीन्स डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का अगर पेयरिंग नहीं हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स बहुत डोमिनेट नहीं रहता है। तो फर्स्ट हाफ जो हमारा 3D सीरीज है, इसके फर्स्ट हाफ में न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेटिंग होता है, तो इसलिए साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप मैग्नीज से आयरन के पास जाते हो, मैग्नीज से जैसे ही आयरन के पास जाओगे, मैग्नीज का तो आपका 3D5 4s2 है, बट आयरन में पेयरिंग शुरू हो गया 3D6 4s2 पेयरिंग शुरू हो जाता है। जैसे ही डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग शुरू होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग होने लगता है, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स न्यूक्लियर चार्ज जो हमारा है उसका जो इफेक्ट होता है उसको काउंटर करता है। न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स की वजह से साइज इंक्रीज होगा। तो जब हम लोग मैग्नीज से आयरन के पास आते हैं तो साइज में डिक्रीमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है, लेकिन जब हम लोग आयरन से कोबाल्ट के पास जाते हैं तो डिक्रीमेंट बहुत कम होता है। क्योंकि देख लो यहाँ 126 है और यहाँ पे 125 है। यहाँ पे साइज का डिक्रीमेंट बहुत कम होने के पीछे रीजन क्या है? यहाँ पे साइज का डिक्रीमेंट बहुत कम होने के पीछे रीजन है कि आप 126 और यहाँ पे 125, क्योंकि कोबाल्ट के पास भी इलेक्ट्रॉन मीन्स कोबाल्ट के आयरन से कोबाल्ट के पास जाओगे 3d7 हो जाएगा 4s2 मीन्स जैसे जैसे डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग शुरू होता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होने लगता है और साइज में जो डिक्रीमेंट है वो कम होने लगता है। तो 126 125 हो गया। जब हम लोग कोबाल्ट से निकेल के पास जाते हैं तो साइज में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो मीन्स कोबाल्ट से निकेल के पास जब हम लोग जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ता है। तो न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स दोनों एक दूसरे इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। मीन्स न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जितना साइज डिक्रीज होता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स की वजह से उतना ही साइज इंक्रीज हो जाता है और नेट साइज हमारा कैंसिलेशन हो जाता है। और यहाँ पे साइज में न इंक्रीमेंट होता है न डिक्रीमेंट होता है। कोबाल्ट से निकेल के पास जाओगे साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। फिर जब आप निकेल से कॉपर के पास जाते हो तो कॉपर के पास क्या आ गया? डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो गया। कॉपर का 3d10 4s2 होता है। कॉपर के डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होने की वजह से कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स बढ़ने की वजह से कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स बढ़ने से कॉपर में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो जाता है और वह न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर हावी हो जाता है और साइज में स्लाइटली इंक्रीमेंट कर देता है। इसलिए निकल से जब कॉपर के पास जाओगे तो साइज बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो गया फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल होने की वजह से। जब कॉपर से जिंक के पास आप जाओगे तो जिंक में तो डी के साथ साथ 4s भी मतलब फुलफिल्ड है, इसलिए जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स कॉपर से भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जिंक का साइज बढ़ जाता है। मीन्स यहाँ पे हमारे 3D सीरीज में पहले साइज घटता है और फिर बढ़ता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में जाओगे तो एस और पी ब्लॉक जैसा साइज में कंटिन्यूअसली डिक्रीमेंट नहीं होगा। यहाँ पहले डिक्रीमेंट होता है और फिर इंक्रीमेंट होता है, साइज डिक्रीज भी होता है और इंक्रीज भी होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे टू अपोजिंग फेनोमेना वर्क करता है, एक न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स। न्यूक्लियर चार्ज साइज को डिक्रीज करना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज करना चाहता है। जब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं शुरू होता है उस समय तक न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेटिंग रहता है, तो फर्स्ट हाफ में साइज डिक्रीज होता है और उसके बाद जैसे जैसे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स भी ऑपरेट होने लगता है, फिर साइज इंक्रीज होने लगता है और पहले तो साइज को काउंटर करता है दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को और फाइनली लास्ट में इंक्रीज हो जाता है। यही वजह है कि जिंक और कॉपर का साइज निकेल से बड़ा हो जाता है। ओके, तो यह था 3D सीरीज एलिमेंट्स का साइज। अब इनके आयोनिक रेडियस का भी साइज आप देख लो। आयोनिक रेडियस में स्मॉलेस्ट साइज होता है निकेल का, आप याद रखिएगा। निकेल 2+ का साइज पूरे 3D सीरीज में, निकेल 2+ का साइज पूरे 3D सीरीज में डाईवेलेंट कैटायन के साइज में लिस्ट होता है। इसका कई जगह पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब ये 3D सीरीज के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं 4D और 5D सीरीज का। तो आप यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि 4D सीरीज के एलिमेंट भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं जो हमारे 3D सीरीज के फॉलो किए हैं। मीन्स पहले साइज डिक्रीज होगा फिर साइज इंक्रीज होगा, रीजन वही है क्योंकि जो 3D में होता है 4D में होता है। 5D सीरीज के एलिमेंट भी सेम पैटर्न फॉलो करता है, वहाँ भी सेम है। बट यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना दिख रहा है कि 5D सीरीज एलिमेंट का जो साइज है वो 4D के कंपेरेबल हो जाता है, जबकि
हमको पता है कि ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो पहले 3D सीरीज है, फिर उसके बाद 4D सीरीज है, फिर उसके बाद 5D सीरीज आता है, मीन्स ऊपर सीरीज है साइज बढ़ता है। लेकिन ये 4D 5D का साइज इक्वल कैसे हो गया, जबकि 3D और 4D में तो काफ़ी डिफरेंस है, तो 4D और 5D में डिफरेंस क्यों नहीं है? तो उसके पीछे रीज़न यह है कि 5D सीरीज के जितने भी एलिमेंट होते हैं, 5D सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हमारे हैं उनके पास 4f ऑर्बिटल फुलफिल्ड रहता है। जैसे 5D1 है तो 5D में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले 4f में इलेक्ट्रॉन जाता है, क्योंकि 4f का एनर्जी 5D से कम होता है। जी, तो हम लोग 5D सीरीज का पहला एलिमेंट ले लें अगर अपना लैंथेनम ही तो 5D सीरीज का पहला एलिमेंट अगर लेते हैं तो 5D में इलेक्ट्रॉन 4f और 5D में देख लो 4f का n हुआ 4, l हुआ 3, दोनों का सम हुआ 7, 5D का n हुआ 5 और l हुआ 2, दोनों का सम हुआ 7। लेकिन चूंकि 5D में n 5 है, n जब n प्लस l का वैल्यू सेम हो जाता है तो n डिसाइड करता है एनर्जी, तो 5D का एनर्जी 4f से ज़्यादा होता है, इसलिए पहले 4f फिल हो जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है। तो यहाँ पे 4f फिल हो गया फिर इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है। तो जितने भी 5D सीरीज के हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके पास 4f ऑर्बिटल फुलफिल्ड रहता है। और एफ सबसेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें हम लोग, स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो सबसे ज़्यादा एस के इलेक्ट्रॉन का होता है, उससे कम पी के इलेक्ट्रॉन का होता है, उससे कम डी के इलेक्ट्रॉन का होता है, सबसे कम एफ के इलेक्ट्रॉन का होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ऐसा क्यों? तो होता क्या है कि एस सबसेल न्यूक्लियस के सबसे करीब रहता है तो वह न्यूक्लियस को सबसे ज़्यादा कवर कर लेता है, इसलिए न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में एस सबसेल हमारा स्ट्रॉन्ग स्क्रीन का काम करता है। उससे डिस्टेंट पी सबसेल होता है, उससे डिस्टेंट डी होता है, और सबसे दूर हमारा एफ सबसेल होता है। तो एफ सबसेल काफ़ी डिफ्यूज होता है, इसलिए उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसके इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट लिस्ट होता है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट लिस्ट होने की वजह से इफेक्ट क्या होता है? द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हमारा आइटम का रहता है बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वह चार्ज होता है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है। अब जेड इफेक्ट इक्वल टू होता है न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ही ज़्यादा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम होगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ही कम होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमारे 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उसका 4f ऑर्बिटल फुलफिल्ड रहता है, जिसकी वजह से 4f ऑर्बिटल के फुलफिल्ड होने की वजह से उसके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू एक्सपेक्टेशन से कम रहता है, क्योंकि एफ के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। तो किसी एलिमेंट के पास अगर एफ ऑर्बिटल फुलफिल्ड है तो उस एलिमेंट के स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू जितना होना चाहिए एस और पी के रिस्पेक्ट में उससे कम होता है। इसलिए यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू कम होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, ये हाई हो जाता है। और हमारे 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, 5D सीरीज के एलिमेंट्स, इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होने की वजह से जेड इफेक्टिव का वैल्यू एक्सपेक्टेशन से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा एक्ट करते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करते हैं। और जैसे जैसे मीन्स अपने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा एक्ट करते हैं और उनके साइज को डिक्रीज कर देते हैं। हमारे 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास फुलफिल्ड 4f ऑर्बिटल है, उसके वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होता है, क्योंकि एफ सबसेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट डी और एफ से डी से और पी से और एस से कम होता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जब कम होगा, एक्सपेक्टेशन से कम होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब हाई होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है। और यही वजह है कि 5D सीरीज एलिमेंट का साइज घट करके 4D सीरीज एलिमेंट के साइज के इक्वल हो जाता है। 4D सीरीज का एलिमेंट ऊपर रहता है, 5D का नीचे रहता है, लेकिन 5D सीरीज का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होने की वजह से
वो अपने एटॉमिक साइज को डिक्रीज करके 4D के कंप्रेबल कर देता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम बोलते हैं लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का डेफिनेशन हुआ डिक्रीज इन एटॉमिक साइज with increase in atomic number due to poor screening effect of 4f orbital is called lengthenoid contraction. Lengthenoid contraction. Means decrease in atomic size with increase in atomic number due to poor screening effect of 4f orbital is called lengthenoid contraction. तो lengthenoid contraction की वजह से हमारे 5D सीरीज एलिमेंट का साइज 4D सीरीज एलिमेंट के कंपेरेबल हो जाता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो है हमारा हैफनियम और जिरकोनियम। जिरकोनियम का एटॉमिक रेडियस 460 पिकोमीटर होता है, 160 पिकोमीटर होता है, और हैफनियम का होता है 159 पिकोमीटर। ये जिरकोनियम और हफनियम, जिरकोनियम हमारा है 4D सीरीज का एलिमेंट और हफनियम हमारा है 5D सीरीज का। यहाँ तो आप देख रहे हो कि जिरकोनियम कहीं स्लाइटली ग्रेटर हो गया। इन दोनों के साइज के कंपेरेबल होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। और इस हैफनियम और जिरकोनियम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होता है, दोनों का एटॉमिक रेडियस लगभग सेम होता है, जिसकी वजह से इनको नेचर में सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। और दोनों का अकरेंस सेम होता है। एग्जाम में आता है कि वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट जिरकोनियम फ्रॉम हैफनियम। तो इसके पीछे रीज़न यह है कि इनका एटॉमिक साइज सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होता है और सेम जगह पे मिलते हैं, इसलिए इनको सेपरेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो मैं अभी आपको यह बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होता है। फिर मैं बताया कि 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स भी सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, बट 3D और 4D सीरीज के मेटल्स में के साइज में काफ़ी डिफरेंस होता है। बट 4D एंड 5D सीरीज के एलिमेंट्स का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, क्योंकि 5D सीरीज एलिमेंट्स के अंदर लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है और वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ पुल करके अपने साइज को 4D के कंपेरेबल कर लेते हैं। तो यह था एटॉमिक साइज। अब अगला वीडियो में पढ़ाऊंगा आयोनाइजेशन एनर्जी और फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, थैंक यू। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, अब तक आपने वीडियो देखा है, इसके लिए धन्यवाद। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे को बताइए प्लीज़, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।